Good morning, dear student. As you all know, I am Priyanka. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इस चैप्टर में सेल क्या होती है, उसके बेसिक फंक्शन के बारे में और किन किन ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सभी के बारे में डील किया था। आज हम उसकी सेल की आउटर कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे और क्या उनका नेचर, कवरिंग का नेचर कैसा होता है और वो किस तरह से जो है वो सेल की हेल्प करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम बेसिक पार्ट्स देखेंगे सेल के। जैसे कि आप ऐसा सपोज करेंगे जैसे कि आप सेल के जो है वो बाहर खड़े हैं और आपको सेल के अंदर जाना है। ठीक है, आप इस डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक बेसिक डायग्राम मैंने अपनी ये आर्ट मैंने खुद ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे इस वीडियो में सेल वॉल के बारे में। ठीक है, आउटर कवरिंग क्या है सेल की? सेल वॉल। लेकिन ये प्लांट्स एंड फंजाई के केस में प्रेजेंट होती है, हमारे केस में प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, और सेकंड हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन दैट इज द साइटोप्लाज्म। इन तीनों के बारे में मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगी। ठीक है, सो प्लीज आप मुझे ध्यान से सुनिएगा सभी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल क्या है? ये सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेलुलोज एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड होता है जिससे कि जो है वो सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता है तो क्या बताएंगे आप? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और आपको कोई पूछ ले कि प्रैक्टिकली आप हमें बताओ कि प्लांट्स को देख के क्या बता सकते हैं सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट में? तो बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नेचुरल इमेज जो है वो डाली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। जिसे आप देख पा रहे हैं इस प्लांट के कुछ कुछ पार्ट्स में जो है वो बाहर की जो लेयर है वो अनकवर्ड हो चुका है। प्लांट की जो है वो बाहर की लेयर कुछ कुछ पार्ट्स की जो है वो अनकवर हो चुकी है। बाकी वैसे देखें तो पूरे ओवरऑल पार्ट में जो है वो लेयर लगी हुई है। ये जो आउटर कवरिंग है जो कहीं कहीं से आप देख रहे हैं रिमूव हो चुकी है, ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या कर रही है? प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है। एक रिजिड मजबूत ये आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये प्लांट को प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट भी देती है ताकि ये जो है वो इन इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से जो है एडवर्स कंडीशन में भी स्टैंड कर पाए। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। ये क्या होती है आप यहाँ पे से रीड भी कर सकते हैं। रिजिड एंड सॉलिड कवरिंग होती है जो प्लांट को क्या देती है? एक शेप एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल को। ठीक है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है ताकि प्लांट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी खड़ा रह सके, चाहे कैसी भी। जैसे कि हम देखते हैं ना तूफान में कुछ पौधे तो गिर जाते हैं इजिली से, कुछ जो है वो स्टैंड करते रहते हैं। सो मेजर फंक्शन जो है सेल वॉल का ही होता है। ठीक है, और ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। सो आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं, वो एनिमल में भी प्रेजेंट बता देते हैं, एनिमल में नहीं होती सेल वॉल। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हेल्प करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सेल वॉल होती है ये प्रिवेंट करती है ताकि जो है वो इंटरनल जो अंदर जो सेल प्रेजेंट है या जो भी प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट है वो बचा रहे। ठीक है, क्योंकि ये सेल वॉल तो डेड सेल से मिलकर बनी होती है, इनका तो जस्ट काम होता है प्रोटेक्ट करने का। वैसे तो इनका मेजर फंक्शन ही है ना, जैसे समटाइम्स हम उखाड़ भी देते हैं, बाहर वाली लेयर उखड़ भी जाती है, जैसे कि आपने उस स्ट्रक्चर में भी देखा था कुछ कुछ पार्ट्स थी जो वो रिमूव हो चुकी थी। देन फिर भी जो उस प्लांट को कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो डेड सेल्स की लेयर है जो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है। सेकंड, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने अभी बताया वो डेड सेल से मिलकर बनी हुई लेयर है। ठीक है, और ये सबसे आउटर वाली कवरिंग है, जैसे कि मैंने सेल का जो बेसिक डायग्राम बताया था फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, अब हम बात सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको
प्लाज्मा लिमा या हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये जस्ट सेल, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप सपोज करो आप सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले वाली वॉल आपके सामने कौन सी आई? सेल वॉल आई। अब आप सेल वॉल को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन में चले गए हो। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक डबल लेयर है लिपिड मॉलिक्यूल्स की, जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ये एनाटॉमी को देख के बताया हुआ है। वैसे तो सेल वॉल क्या होती है? एक इनर मोस्ट लेयर होती है, एक एनवेलप होता है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है। सेल वॉल तो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बिल्कुल ही पतली सी लेयर होती है। और इसका नेचर कैसा होता है? सेमी परमेबल नेचर। सेमी परमेबल नेचर का मतलब होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की सेल को ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल को ये मेम्ब्रेन जो है अपने में से पास होने देगी। जिन मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है वो वहीं रोक देगी। मतलब जैसे कोई मान लो मॉलिक्यूल कोई सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर चला गया, सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन को लगेगा ना कि ज़रूरी नहीं है, सेल के लिए ये हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, देन वो क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन उसको वहीं स्टॉप कर देगी। ठीक है, और जो सेल खुद सोचेगी कि जो फ्लूइड, जो साइटोप्लाज्म में अगर कोई साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ चली जाती है, ठीक है, वैसे तो जाएगी नहीं, अगर सेल के अंदर कोई वेस्ट चीज़ होती है तो वो इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो बाहर आएगी। ठीक है, इसलिए बोला गया सेमी परमेबल नेचर का मतलब होता है जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें सेल के अंदर जाएंगी और सेल से बाहर भी आ सकती हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ, आप ऐसा मान सकते हैं एक्सचेंज जो है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू थोड़ा इजीली हो जाता है। ये रेगुलेट करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप रीड आउट कर सकते हैं, मटेरियल की मूवमेंट या सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, सेल का डायग्राम आप देख पा रहे हैं। आउटर कवरिंग दैट इज द सेल, सेल मेम्ब्रेन। और ज़रूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के आउटर में ही प्रेजेंट होती है। सेल में जो फ्लूइड में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्गी अपरेटस है, उनके भी आउटर पे जो लगी होती है वो भी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है उनकी भी खुद की एक कवरिंग होती है, उन ऑर्गेनल्स की कुछ, वो भी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उनको हम कॉल करते हैं। अब इनके कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे कि मैंने जो बातें मैंने अभी भी आपको समझाई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस स्लाइड से रिलेटेड करते हैं। जो मैंने आपको समझाया है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आप सभी करेंगे वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर सब्सटेंस। मतलब जो मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो ज़रूरी नहीं होंगे या साइज में बड़े होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। ठीक है, एक प्रिंसिपल कहता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है पता है आप सभी को? डिफ्यूजन क्या होता है? चीज़ें जो है वो अपने आप नेचुरली हाई कंसंट्रेशन से लो में जाती है। इसके बारे में भी आगे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि हमें क्या पता है, सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी प्लस ऑक्सीजन। अब सेल के अंदर जब सेल को एनर्जी लेती है तो वो बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज करती है? CO2 देती। CO2, तो सेल में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब CO2 क्या करेगी? बाहर आने की कोशिश करेगी। तो CO2 सेल के अंदर से बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी। किस किसकी हेल्प से वो अंदर बाहर जा रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जा रही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा नेचर है? सेमी परमेबल नेचर है, जिससे कि क्या हो जाता है? गैसेस का एक्सचेंज जो है वो गैसेस का एक्सचेंज को ही बोलते हैं डिफ्यूजन। वो है आसानी से हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप लिखा देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर के मूवमेंट को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। इसको हम सेकंड स्लाइड पे मैं आपको समझा देती हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से साइंस को समझना बहुत आसान है। वैसे आपको इसको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंडरस्टैंडिंग का ही सब्जेक्ट है बेसिकली, हम मैं कहूँ तो। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक तरफ जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, दूसरी तरफ जो है ओस्मोसिस है। डिफ्यूजन में आप दो बीकर में देख रहे हैं, कंसंट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल। अब आप कहेंगे सोल्यूट क्या होते हैं?
सल्यूट मान लो आपके पास पानी है और आपको मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आप इसमें नमक या चीनी डालो, जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं। तो आप पानी में जो नमक या चीनी डाल रहे हैं तो वो चीनी या नमक क्या है? सल्यूट। वो क्या होता है? सल्यूट। वो एक कंसंट्रेटेड सल्यूट है जिसे आप एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व घोल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ना। और इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस में जो है सम अमाउंट में सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों की मूवमेंट हो सकती है, बट ऑस्मोसिस प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाटर की मूवमेंट होगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मैंने ये जो सर्कल से भी वैसे भी दिखाया हुआ है आपको इस डायग्राम में। आप देख, फर्क सिर्फ इतना है, उसमें डिफ्यूजन जो है वो वैसे ही डायरेक्टली हो रहा है, कोई मेम्ब्रेन का इधर ऐसा कुछ जो है वो इसमें नहीं बोला हुआ है डिफ्यूजन के केस में। बट ओस्मोसिस के केस में आप देखिए, दो यू शेप के जो बने हुए हैं, दो डायग्राम बने हुए हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं बीच में एक डॉटेड डॉटेड लाइन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होंगी, आपको दिखाई दे रही है ना। और आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स सॉरी ये सर्कल लगाए हैं, रेड मार्क किया है, इसके साइड में आप देख रहे हैं हाई कंसंट्रेशन है सल्यूट मॉलिक्यूल्स की। हाई कंसंट्रेशन सल्यूट मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सल्यूट मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा देख रहे हैं आप, लेकिन वाटर का लेवल ज़्यादा है। लेकिन इधर वाटर का लेवल जो है वो सेकंड डायग्राम में वाटर का लेवल जो उससे नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें वाटर का लेवल कम है। ठीक है, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो में। सल्यूट देखें तो वो सल्यूट क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रहा है। चीजें ठीक है इस तरह से। तो ये ऑस्मोसिस भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, बस फर्क इतना है इसमें मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की थ्रू किसके, एसपीएम मेम्ब्रेन, इसके बीच में बस एक एसपीएम मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड से ही बताया था कि आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे। उसमें मैंने आपको एक बेसिक डायग्राम दिखाया था कि मैंने कहा था कि आप बाहर खड़े हैं, आपको अंदर जाना है, तो आपने सबसे पहले क्या क्रॉस की, सेल वॉल क्रॉस की, देन सेल मेम्ब्रेन भी क्रॉस कर ली। अब आप किस में आ गए हैं, साइटोप्लाज्म में, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस, जहाँ पे बहुत से ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे आपको, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, इस तरह के जो है आप बहुत से ऑर्गेनल्स देखेंगे। वो कहाँ पे देख रहे हैं आप, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक ग्राउंड सब्सटेंस है, एक फ्लूइड है जो सेल के अंदर फिल है, और उस फ्लूइड में काफी सारे ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, अब क्या फंक्शन होता है इस साइटोप्लाज्म का, ये एक मीडियम देता है जिसमें सभी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, बस वही बातें मैंने लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सेल में भी दिखा देती हूँ कि साइटोप्लाज्म, मैंने एरो से आपको दिखाया हुआ है ना कि साइटोप्लाज्म में कितने वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, वेक्यूल है, न्यूक्लियस, सभी कुछ कहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे प्लांट सेल की डायग्राम दिखाया है, प्लांट सेल दिखाई है तो सिर्फ प्लांट सेल में ही साइटोप्लाज्म होता है, नहीं, दोनों में प्रेजेंट होगा। ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और एनिमल्स में, ठीक है, सब में प्रेजेंट होता है, डेड सेल्स में नहीं होगा। जैसे कि मैंने ऑस्मोसिस प्रोसेस को पहले ही आपको समझा दिया है। अब कैसे जो है, क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस एक खुद में ही डिफाइन है अपने आप में कि ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर की मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे कि कोई पौधा है, हम उसमें पानी डालते हैं तो वो थोड़े देर बाद में हम देखते हैं तो पौधा पानी को क्या कर लेता है, हम ऐसे कहते हैं ना अपनी कॉमन लैंग्वेज में, पौधे ने जो है पानी को अब्सॉर्ब कर लिया, सोख लिया। ठीक है, तो पानी की मूवमेंट हुई ना, पानी गया कहाँ पे गया, कंसंट्रेटेड एरिया में गया है। ठीक है, मिट्टी ने अब्सॉर्ब किया पानी को। सो ऑस्मोसिस वर्ड आते ही आप बोलेंगे क्या होती है, ये मूवमेंट किसकी है, वाटर की। और वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है प्लांट सेल में, यहाँ पे 3 कंडीशन बनाई हुई है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में आप देख पा रहे हैं आइसोटोनिक, सेकंड कंडीशन में हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, थर्ड कंडीशन में हाइपरटोनिक है। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब पानी की कंसंट्रेशन सेल के बाहर भी सेम है, और जो जिस सोल्यूशन में आपने सेल को रखा है उसमें भी सेम है।
सो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी पानी की। यहाँ पे दिखा तो रखा है एरो से कि पानी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, मतलब ये कहना चाहता है कि सेल जो है सेम कंसंट्रेशन पे है दोनों चीज़ें, तो जितना पानी अंदर गया है उतना ही बाहर आ गया। सो कोई फर्क नहीं है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन आपको दिखाई हुई है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सेल नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है, सेल में भी वाटर है, बाहर भी वाटर है। मतलब आप हाइपोटोनिक में मतलब क्या, कंसंट्रेशन कम है सेल के अंदर जो है वो, मतलब सेल आप मान लो एक नॉर्मल है, उसमें कुछ भी पानी, जैसे कि आप ऐसा समझें इस कंडीशन को, आपने एक पल्सेस ली, दाल या कोई भी चना लिया, उसको पानी में भिगो दिया। जैसे ही आप पानी में शाम को भिगो के रखते हो, सुबह आप देखते हो वो काफ़ी जो है वो फूल जाते हैं, उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है चनों का। तो आप इस कंडीशन को आप मान सकते हो हाइपोटोनिक वाली सोल्यूशन कि हमने क्या किया, वाटर में एक सेल रखी, यानी कि एक चना रख दिया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो क्यों, उसका साइज़ क्यों बड़ा हो गया, साइज क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि पानी जो है उसके अंदर चला गया। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ना सेकंड डायग्राम में कि पानी अंदर जा रहा है सेल के, ठीक है, नॉर्मल सेल में पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आप देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब है बहुत ज़्यादा, सेल के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अब इससे पानी बाहर आ रहा है। आपने अब सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, आपने नमक वाले पानी में मान लो चने को भिगो के रख दिया, तो वो चना जो है वो इतना जो है वो साइज में बड़ा नहीं होगा, फूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाहर वाली लेयर है ना, चने की जो आउटर कवरिंग है, उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं ना, वो सारे, तो वो कंसंट्रेशन सब सारे मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ पे उसकी लेयर पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। लेयर पे कंसंट्रेशन हो जाने का मतलब है कि उसके जो पोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे। जब पोर क्लोज होगी तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो जो वो सेल है, वो चना है, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो उस कंडीशन को दिखाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और सेल की सेल तो कंसंट्रेटेड थी, ठीक है। सो फिर पानी कंसंट्रेशन में रहना पसंद नहीं करता, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर मीडियम की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकता है, या मैं क्लास में भी आपको जो है वो इसके बारे में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक टैबलेटेड फॉर्म बनाई है, जो बातें मैंने समझाई है वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हाइपर, आइसो, हाइपर। सबसे पहले आपको टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हाइपर का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आइसो का मतलब सेम है, मीडियम की कंसंट्रेशन भी, और आपने जो सेल उसके अंदर रखी है उन दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम है तो। हाइपोटोनिक में मतलब लोअर कंसंट्रेशन, जो मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, सेल की तो सेल नॉर्मल है, ठीक है। सो हाइपर में क्या होगा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो सेल होती है वो सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर से जो है वो पानी बाहर आ जाता है। और आइसोटोनिक में कोई फ्लो नहीं होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा वाटर का सेल में। और हाइपोटोनिक के अंदर सेल जो है वो फूल जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर चने को आप रात को भिगो के रखते हैं और सुबह देखेंगे तो उसका वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो है उसमें उस पानी वाले मीडियम में कोई भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं थी, ठीक है। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये पीछे की जो वीडियो है सेल वाली वो भी आप देख लीजिए, उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ये टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 दी हुई है आप सभी करेंगे वो। और ये क्वेश्चंस है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इससे भी आप उस वीडियो से रिलेटेड है, उसमें मैंने सब दिया हुआ है, आप वहाँ से समझेंगे इसको और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे। और ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, इस वीडियो के रिलेटेड हैं, आप करके देखिएगा, ज़रूर आपसे ये हो जाएंगे। अगर आपने मेरी बातों को अगर ध्यान से सुना है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।